नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज बात 70 साल बनाम 5 साल की। प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्री पिछले 5 सालों से लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने पिछले 70 साल में कुछ नहीं किया। देश में जो भी तरक्की हुई है मोदी सरकार के आने के बाद ही हुई है। लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि बीजेपी 70 साल की रट बंद करे और अपने 5 साल का हिसाब दे। ये बताया कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए क्या किया है। दोनों दलों के बीच इस बार पलटवार के बीच में सवाल ये है कि क्या वाकई मोदी सरकार ने पहले की सरकारों से अधिक देश की तरक्की के लिए काम किया था या पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया था। क्या मोदी सरकार ने वो सारे तमाम काम पूरे कर दिए हैं जिसका उसने सत्ता में आने से पहले वादा किया था। इन और दूसरे तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता भास्कर घोष। लेकिन इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनावी मौसम में हिसाब मांगने का दौर चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांग रही है। कांग्रेस की सरकारों के कामकाज पर सवाल उठा रही है। तो गंगा की लहरों के साथ कांग्रेस की चुनावी नैया को पार निकालने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले अपने 5 वर्षों का हिसाब दे। बीजेपी 70 साल की रट लगाना बंद करे। ऐसी बातों की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। रोज लोगों से मिल रही हूँ, रोज मुझे यही पता चल रहा है कि चाहे किसान हो, नौजवान हो, स्टूडेंट हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनवाड़ी, आशा बहू, सब प्रताड़ित हैं। कांग्रेस पूछ रही है कि पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के वादे का क्या हुआ। महिलाओं की सुरक्षा और देश की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए। आरोप प्रत्यारोप का दौर निजी हमलों तक पहुंच चुका है। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वंशवाद की राजनीति से सबसे अधिक नुकसान संस्थाओं को हुआ है। कांग्रेस हमेशा से रक्षा क्षेत्र को कमाई के एक जरिए के तौर पर देखती आई है। प्रियंका गांधी ने इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार तरीके से पलटवार किया कि जो उनके खिलाफ बोलते हैं वो डरते हैं। बिल्कुल डरते नहीं हैं, चाहे कुछ भी करें, हमें जितना प्रताड़ित करें, हम डरते नहीं हैं। हम उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। कांग्रेस बीजेपी से कामकाज का हिसाब मांगती है तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस ने आजादी के बाद देश के लिए कुछ नहीं किया। पिछले 5 वर्षों में ही बीजेपी ने देश की दिशा और दशा बदली है। सब जगह से यही जवाब आता है, बीजेपी। मोदी सरकार पर NSSO और 2017-18 का वोट डेटा जारी नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं, जिनमें से कहा गया है कि देश में बेरोजगारी दर 6.1% पहुंच गई है, तो पिछले 45 वर्षों में सबसे ज्यादा है। इसी के चलते कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, भ्रष्टाचार को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्षी दल मोदी सरकार से 5 वर्षों का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में देश के लिए कुछ नहीं किया। यानी जो कुछ भी हुआ तो उन्हीं के बाद हुआ। मोदी सरकार पर जीडीपी के आंकड़ों में छेड़छाड़ और यूपीए सरकार की योजनाओं के नाम बदलकर लागू करने के आरोप भी लग चुके हैं। बहरहाल असली हिसाब किताब अब जनता की अदालत में होना है। जनता अपने वोट की ताकत से फैसला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। पुरुषोत्तम जी, आपसे शुरू करते हैं। क्या प्रियंका गांधी की इस बात से सहमत हैं कि बार बार ये पूछना कि 70 साल में क्या हुआ है, 70 साल में क्या हुआ है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट होनी चाहिए ताकि मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा लिया जा सके? देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिकल रिटोरिक अपनी जगह, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को ऐतिहासिक तथ्यों के प्रति थोड़ी गंभीरता बरतनी चाहिए। जब आप 70 साल की बात करते हैं तो 1947 में भारत 190 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था और अर्थशास्त्री माइक डेविस के अनुसार इन 170 सालों की एक बड़ी उपलब्धि, व्यंग्य में उन्होंने कहा है कि एक बड़ी उपलब्धि ये थी कि भारत की प्रति व्यक्ति आय में 1 पैसे की भी वृद्धि नहीं हुई इन 170 सालों में। अर्थशास्त्री ये आंकड़े प्रस्तुत कर चुके हैं कि कितना खरबों रुपया इस 170 साल में यहाँ से खींचा गया। जब आज़ादी आई तो उस समय एवरेज एज शायद 31 साल थी और इस तरह के 50 आंकड़े दिए जा सकते हैं। अब आज आप ये कहें, ये भूल जाएं कि आज़ादी के साथ ही
और समस्याएं हमारे सामने थीं, लेकिन इसके बावजूद आर्थिक विकास हुआ, शैक्षणिक विकास हुआ, ढांचे में विकास हुआ। जब दुनिया में विकासशील देशों में लोग कल्पना नहीं करते थे, उस समय IIT बने, IIM बने, स्पेस रिसर्च हुई, न्यूक्लियर रिसर्च हुई, जिसके नतीजे हम आज प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ये कहना, देखिए 70 सालों का हिसाब एक सलीके से भी मांगा जा सकता है। मुझे अमर्त्य सेन की किताब का शीर्षक याद आता है, अनसर्टेन ग्लोरी, यानी जो हो सकता था उतना शायद नहीं हुआ। लेकिन ये कहना, जैसे अभी हम क्लिप में देख रहे थे कि जो कुछ हुआ उनके बाद हुआ, ये तो मुझे लगता है एक निहायत ही गैर जिम्मेवार वक्तव्य है। और प्रधानमंत्री जी की जुबान हालांकि काफ़ी फिसलती है, फिर भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा बनाए रखते हुए इस तरह के रिटॉरिक में प्रधानमंत्री कम से कम ना फंसे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। भाई अब 70 साल में आज जिसके बहुत प्रेमी हैं प्रधानमंत्री जी, ये जो क्या कहते हैं इसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 2014 के बाद नहीं आई है भारत में, बल्कि जब लाई गई थी राजीव गांधी के ज़माने में तो कहा गया था कि कंप्यूटर आप ला रहे हैं, खेती का क्या हो। आगे बात करेंगे, हर एक चीज पे बात करेंगे। हाँ ठीक है। विनोद जी, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप भाजपा की इस बात से सहमत हैं कि भारतीय समाज की जो समस्याएं हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं हैं, वो सब की सब पिछली सरकारों की, पूर्ववर्ती सरकारों की देन है? देखिए, समस्याएं भी देन होती है और उपलब्धियां भी देन होती हैं। और प्रधानमंत्री जब ये दावा करते हैं कि सारी समस्याएं पिछले 70 साल से उनको मिली हैं, उन्होंने इनहेरिट की हैं, तो वो अपनी पहला जो उनका जो संबोधन था लाल किले से, जहां उन्होंने पिछली सब सरकारों को बराबर का क्रेडिट दिया था कि देश जो तरक्की करके उस स्टेज तक पहुंचा है उसमें सबका योगदान है। और वो उनकी एक स्पीच थी रेड फोर्ट से, जो कि एक प्रधानमंत्री की हैसियत वाली, उसको शोभा देने वाली स्पीच थी। 55 बरस हो गए पंडित जी को मरे हुए, और मई में जब इलेक्शन होंगे, नई सरकार बनेगी, उसके कुछ दिनों बाद ही 55 बरस हो जाएंगे। और पंडित नेहरू को हर बात के लिए कोसा जाता है। चीन के साथ समस्या है, उसके लिए कोसा जाता है, पंचशील है, पंडित जी रोमांटिसिस्ट थे चीन के बारे में, है। अगर कश्मीर की कोई समस्या हो तो पंडित जी को कोसा जाता है। यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप नहीं भारत को मिल रही, उसके लिए पंडित जी को कोसा जाता है। और ये सिर्फ तथ्यों के आधार के बिना कोसा जाता है। देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम लोगों ने पिछले 5 बरस में जिस तरह से अपने राष्ट्रीय आइकॉन्स को, अपने नेशनल हीरोज़ को डिमोनाइज करने का काम किया है, तो मैं समझता हूं कि 2014 के बाद ही सारे हीरो पैदा हुए हैं इस देश में। बाकी जिनके बारे में बच्चों को पढ़ना चाहिए कि वो किस तरह से मगरमच्छ के साथ लड़ाई करते थे, या किस तरह से उन्होंने अपना जीवन यापन किया। देखिए, ये किसी भी देश को निर्धन करने वाली बात है विवेक के तौर पे, इंटेलेक्ट के तौर पे, अगर इस तरह का कोई पब्लिक कैंपेन चलाया जा रहा है। और ऐसे कैंपेन चलाए जाने चाहिए जिससे जनता को इल्म मिले, तालीम मिले, अपने देश के बारे में पता चले। बिल्कुल। भास्कर घोष जी, आपने सुना पुरुषोत्तम ने क्या कहा, विनोद ने क्या कहा। आप ये बताइए कि ये खेल कब खत्म होगा कि आप बाकी सरकारों को ब्लेम करते रहेंगे, उन्हीं को दोष देते रहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई एक समस्या बता दीजिए जो मोदी जी के कार्यकाल में पैदा हो गई हो। उपलब्धियों की बात बाद में करेंगे। सारी समस्याएं कांग्रेस ने की या पूर्ववर्ती सरकारों ने की, चलो मान लिया। कोई समस्या आपने भी की है कि आपके समय में कोई समस्या पैदा ही नहीं हुई भारत में? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप एक दावा कर रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस या जो भी गठबंधन का सरकार था बहुत काम किया, मैं इस दावा को खंडन करने के लिए 2-3 आपको तथ्य देता हूँ। 2014 में जब इलेक्शन हम लोग लड़े और इलेक्शन में जीते और सरकार बनाए, तो हमारा देश का आर्थिक परिस्थिति क्या था? हमारा देश तकरीबन 4 से 4% जीडीपी में उतर गया था, और हमारे देश में जो फॉरेन रिजर्व था, यानी विदेश मुद्रा का जो रिजर्व था, उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। हमारे यहाँ पे जो एवरेज प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, आप दाल से लेकर चावल तक 100 रुपया किलो, 120-160 रुपया किलो बेचते थे। यानी आम आदमी ना खाते थे ना खिलाते थे। पहले भूखे मर रहे थे, अब खा रहे। ना खाते थे ना खिलाते थे। और आम आदमी अपना सेविंग्स को इतनी ख़राब हालत में पहुंच गया था कि
हर चीज़ का प्राइस इतना बढ़ चुका था कि देश त्राही त्राही मांग कर रहे थे। इस जगह से आज देश को हमने पकड़ा और आज जब 4 साल ख़त्म होने जा रहे हैं, 5 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, आज देश का जो आर्थिक परिस्थिति है, कैसे हुआ वो तो आपको भी पता है। 151 योजना हमने लागू किया, कैसे क्या किया सारे लोगों को पता है। लेकिन आज हम लोग कहाँ खड़े हैं? आज तकरीबन 7.5% जीडीपी में हम लोग खड़े हैं। आज हमारे वर्ल्ड बैंक और सारे जो प्रीमियम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं कि इस विश्व का सबसे तेज गति में बढ़ने वाला अर्थनीति आज भारत का हो गई है। ठीक है, हमारे एफडीआई बढ़ चुके हैं। हमारे आज के दिन में, आज भी आप रूपी टू डॉलर कन्वर्शन देखें तो आज बहुत ही कम से कम 53 रुपए से आप ले आए 70 रुपए से ऊपर, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं आप। 53 रुपए 70 रुपए जो कह रहे हैं, इसके बीच का आप ऑयल प्राइस देखिए। ऑयल प्राइस सबसे कम था आपके टाइम में। इन्फ्लेशन देखिए, झूठ की भी हद होती है। नहीं, मैं चुप था अब तक, लेकिन आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। रूपी टू डॉलर आपने सिर्फ एक इंडेक्स। आप ये बताइए फिर हेरा फेरी क्यों की जीडीपी में? अगर जीडीपी इतना ग्रो कर रहा था, हेरा फेरी करने की जरूरत क्यों पड़ी? जीडीपी में हेरा फेरी तो किया ही नहीं। जीडीपी को बिल्कुल सही बैक सीरीज करके दिखाने की कोशिश की कि हमने हर साल। चलिए मैं अवधेश जी के पास जाता हूं। साल के कर रहे हैं आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, झूठे आंकड़े दे रहे हैं। जीएसटी का फसल, झूठे आज जो जीएसटी का फसल ये देश उठा रहा है, उसका कहाँ उठा रहे हैं? अगर उठा रहा होता तो आप नौकरियां बढ़ती ना इस देश में। नहीं, जीएसटी से नौकरी कोई संबंध नहीं है। जीएसटी नहीं, जीडीपी से बढ़ती। आप एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं ना, आप ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नौकरी जो है वो तकरीबन बहुत बढ़ चुकी है। आज देश में का इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, औरों को भी थोड़ा झूठ बोलने दीजिए प्लीज। मैं अवधेश जी के पास जाता हूँ। अवधेश जी, झूठ है तो बिल्कुल ना, अवधेश जी से पूछते हैं। अवधेश जी, इस देश में जब तक 151 योजनाएं नहीं आई थी जो बीजेपी सरकार लाई, भास्कर घोष जी कह रहे हैं, तब तक देश की खस्ता हालत थी, लोग भूखे मर रहे थे। आज देश खुशहाल है, आज जीडीपी बढ़ गई है, किसान खुश है, बेरोजगारी खत्म हो गई है। ये सब चमत्कार मोदी जी ने 5 साल में कैसे कर दिया? और कर दिया है तो इसी के बारे में बात करें। फिर 70 साल के कुशासन के बारे में भूल जाइए, अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करिए और फिर देखते हैं लोग बात मानते हैं कि नहीं। तो इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, आपने ऐसे प्रश्न कर दिए जिनका उत्तर देना मेरे लिए क्या, मेरे जैसे वो शायद ब्रह्मा जी भी धरती पर आ जाए तो उनके लिए कठिन हो जाएगा। लेकिन ये जो बहस है 70 साल बनाम 5 साल, मैं इसको एक पॉजिटिव वे में देखता हूं जी। इस देश में बहस होना जरूरी है। और अगर कांग्रेस या प्रियंका गांधी कहती है कि इसकी एक्सपायरी डेट होती है, तो कांग्रेस को भी पंडित नेहरू के, इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी के जो ग्लोरिफिकेशन लोग करते हैं वो भी रोकना चाहिए। अगर आप करेंगे तो आप पर प्रश्न उठेगा। आप अगर ये कहेंगे कि 5 साल इस सरकार ने कुछ नहीं किया, प्रधानमंत्री केवल झूठ बोलता है, तो वो सवाल उठेगा। तो इस नाते देश में एक बहस होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि वही कर रहे हैं ना, मतदाताओं वही कर रहे हैं। इस देश के एकेडमिक वर्ग में, पत्रकारों में इतनी क्षमता है कि वो मूल्यांकन कर सके। बिल्कुल, चलिए तो इस चर्चा में करेंगे ना। विनोद जी ने याद दिलाया कि 2014 के अगस्त में जब नरेंद्र मोदी नहीं, चर्चा करेंगे ना, वही चर्चा कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के लिए संबोधन में आए थे तो उन्होंने सारी सरकारों को श्रेय दिया था कि सारी सरकारों ने श्रेय किया। मेरा कहना यह है कि अगर 70 सालों में सब कुछ हुआ है तो कुछ बातें तो ध्यान रखनी पड़ेंगी ना कि आखिर 70 साल में हुए तो देश में नक्सलवाद किसके विरुद्ध खड़ा हुआ, ये भी प्रश्न उठेगा। बिल्कुल उठेगा। आखिर ये भी प्रश्न उठेगा कि इतनी क्षेत्रीय पार्टियां जो देश भर में खड़ी हो गई, वो किनके कारण विद्रोह में खड़ी हुई। बिल्कुल बिल्कुल उठेगा। अच्छा अवधेश जी, आगे चलते हैं ना, इसी पे तो चर्चा कर रहे हैं अवधेश जी, इसी पे चर्चा कर रहे हैं ना सर। एक लाइन और कर। चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने जब इकोनॉमी का लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव, वित्त सचिव सारे लोग पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि क्या पहले की सरकारों ने बताया नहीं था? तो कहा गया कि पहले की सरकार कहती थी कि इसको बंद कर दो, और हालत यह थी कि 15 दिनों के लिए आपके पास जो है निर्यात का पैसा देना था और अंत में सोना गिरवी रखने का निर्णय लेना पड़ा। तो ये भी आएगा कि आखिर इकोनॉमी की वैसी दशा क्यों हो गई। बिल्कुल, ये मैं स्वीकार नहीं करता हूं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ है। 70 साल में बहुत कुछ हुआ है, नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये बहस तो करनी पड़ेगी कि एक ही परिवार का योगदान इस देश में सबसे बेहतर। ठीक है, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद और लोगों को भी चर्चा में शामिल करेंगे कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ और 5 साल में ही चमत्कार हो गया क्या। आप हमारे साथ बने रहिए।
चूंकार अज हमा हीलते दरगुज़श्त, हलालस्त बुर्दन व शमशीर दस्त। जब दूसरे तमाम रास्ते कारगर ना हो सकें, कामयाब ना हो सकें, तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है। ये कहना है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का। लेकिन आज हम लोकतंत्र हैं, हमारा वोट हमारी तलवार है, हमारा वोट हमारी बंदूक है। आप हमारी ताकत हैं और हम आपकी आवाज़ हैं। बेखौफ आवाज़, आज़ाद आवाज़। विनोद दुआ लाइव सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे स्वराज एक्सप्रेस पर। इस चर्चा में फिर से आपका स्वागत है। पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब सन 47 के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के बाद भारत के नेताओं ने, अधिकतर कांग्रेस के नेता थे और भी थे, ये डिसाइड किया कि हमारा जो संविधान बनेगा वो एक समावेशी संविधान होगा, उसमें राष्ट्रीय एकता का मतलब हिंदू एकता नहीं होगा, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न वर्ग, विभिन्न समुदायों के लोगों की एकता को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये इसलिए किया ताकि भारत हिंदू पाकिस्तान न बने, क्योंकि हम पाकिस्तान नहीं बनना चाहते थे। लेकिन अगर आज हम देखें तो मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में इस समाज का ज़बरदस्त ध्रुवीकरण कर दिया है। और जहाँ तक माइनॉरिटीज़ का सवाल है, विशेषकर मुसलमानों का, उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा ने देशद्रोही करार कर दिया है। और उन पूरी कोशिश ये है कि वो जो जैसे उनका रहन सहन बदला जाए, उनके खाने पीने के तरीके बदले जाएं और उनको इस देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाए। इसके लिए क्या हम 70 साल पहले की सरकारों को दोष दे सकते हैं कि इस सरकार को कुछ दोष तो लेना पड़ेगा अपने सिर पे? भारत ऐसा है कि आपने संविधान की बात की, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान जिस भावना का विस्तार है वो कांग्रेस के कराची प्रस्ताव में मौजूद थी। आपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात की। कांग्रेस का कराची प्रस्ताव स्पष्ट रूप से कहता है कि स्वतंत्र भारत की सरकार रिलीजन के प्रति न्यूट्रल होगी। वो काम के घंटों की बात करता है, वो सिविल लिबर्टीज की बात करता है, वो स्त्री पुरुष की समानता की बात करता है। एक तरह से कांग्रेस का कराची प्रस्ताव हमारी राष्ट्रीय सर्वसम्मति का दस्तावेज है। और ये केवल संयोग नहीं है, ये प्रतीकात्मक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उस कांग्रेस की अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे। वो प्रस्ताव पेश गांधी जी ने किया था और प्रस्ताव को ड्राफ्ट किया था नेहरू और सुभाष बोस ने मिलकर। ये जानकारी आजकल कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाली हो सकती है। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। देखिए, मैंने एक किताब का जिक्र किया था अपनी पिछली बातचीत में, अनसर्टेन ग्लोरी, अमर्त्य सेन और जॉन डेरिज की किताब है। और ऑन दी होल अगर देखा जाए तो वो कुल मिलाकर के सरकार के प्रति आलोचनात्मक किताब है, क्योंकि वो कहती है कि जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। लेकिन उस किताब के छपने के बाद और उसकी चर्चा होने के बाद मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी जिम्मेवार व्यक्ति ने अमर्त्य सेन को एंटी नेशनल कहा हो या उनकी हार्वर्ड की नौकरी पर फप्ती कसी हो। आज हालत यह है कि नोटबंदी जैसे तुगलकी फैसले पर अमर्त्य सेन ने टिप्पणी कर दी तो हार्वर्ड और हार्डवर्क जैसे बचकाने मुहावरे हवा में उछाले जाने लगे। अगर नोटबंदी उपलब्धि है तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री उसका जिक्र करते? बिल्कुल। दूसरी, अगर नोटबंदी से वाकई अर्थव्यवस्था में गति आई, लोगों को लगता है गति आई, मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था की सदगति हो गई नोटबंदी के चक्कर में। और मैं सर अपनी बात पूरी कर दूं। और ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल वाजिब सवाल है, उन्होंने सही कहा देश ने कि बहस होनी चाहिए 70 साल पर, 5 साल पर। आप जो बात कह रहे हैं, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। भाई साहब, हालत यह है कि आप प्रधानमंत्री की आलोचना कीजिए तो आप एंटी नेशनल हैं, आप भाजपा की आलोचना कीजिए तो आप एंटी नेशनल हैं। आपके सामने हार्वर्ड और हार्डवर्क के मुहावरे और अमर्त्य सेन के सामने इकोनॉमिस्ट के रूप में अक्षय कुमार, कि साहब अक्षय कुमार नोटबंदी का समर्थन कर रहे हैं, अमर्त्य सेन क्या चीज होती है। ये जो बौद्धिक उपक्रम के प्रति घृणा फैलाई गई है सारे समाज में, इंटेलेक्चुअल होने को लगभग एक गाली की तरह इस्तेमाल किया गया है। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मिनिस्टर ने इंटेलेक्चुअल टेररिज्म शब्द का प्रयोग किया है। ये मुझे लगता है कि अगर भाजपा इसको उपलब्धि मानती है तो भाजपा खुद अपने इतिहास की भयानक उपेक्षा कर रही है। भाजपा को ये नहीं भूलना चाहिए कि अपने इस उत्साह में वो कोई भाजपा से मोजपा तो नहीं बन रही है, वो मोदी जनता पार्टी में तो तब्दील नहीं हो रही है कि मोदी की आलोचना एंटी नेशनल होना है, मोदी की नीतियों पर सवाल उठाना एंटी नेशनल होना है। अगर ऐसा है तो भाई नोटबंदी पे वोट मांगी है। और एक बात और आखिर में जो मैं पहले कहना चाहता था, ये पहली सरकार है जिसने NSSO और सांख्यिकी संस्थान के आंकड़े छुपाए।
जिसके चलते जिम्मेवार लोगों ने इस्तीफे दिए हैं और जिनसे मालूम पड़ता है कि पिछले 5 साल में बेरोजगारी बढ़ी है, 5 करोड़ लोग बेरोजगार। मैं आपको अभी देखिए, पहले बात तो आप इस मुद्दे पे भी हम आपके डायरेक्टली आपको लेता हूं मुद्दे को। आपने कहा कि भारतीय संविधान हर धर्म के प्रति समान भावना के संविधान है, वो कांग्रेस ने लागू किया था। मैं मानता हूं कांग्रेस लागू किया। मैंने कराची के प्रस्ताव की बात की है। संविधान सभा ने लागू किया था, उसमें केवल कांग्रेस ही नहीं थे। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। ये जानकारी आपको जानकारी होनी चाहिए। मेरा जानकारी है, मैं कराची को जवाब भी दे रहा हूं, मैं जवाब भी दे रहा हूं। अगर ये 5 साल का आज 5 साल का रिकॉर्ड के बारे में अगर आप चर्चा करें सभा में श्यामा प्रसाद तो आप ये बताइए कि ट्रिपल तलाक इशू आपने क्यों लागू नहीं किया? आपने ये बताइए कि 40,000 दंगे जो आपके हुए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। इसका उत्तर क्या है? भास्कर जी, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। भास्कर जी, सवाल मैं पूछूंगा, हमारे कमिटी को कांग्रेस का प्रवक्ता जवाब दे रहा हूं। महाराज आप चला लीजिए, नहीं तो मेरे को चलाने दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता मैं तो पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रहा हूं। नहीं, मैंने तो आपसे सवाल पूछा ही नहीं ना। मैं सवाल नहीं, विनोद से पूछता हूं पहले, फिर आपके पास आता हूं। समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। हाँ, सही कह रहे हैं। ठीक है विनोद, मैं आपसे पूछता हूं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुत कोशिश की कि भारत में प्रजातांत्रिक संस्थाएं सुचारू रूप से चलें, मजबूत हों, और उनके इस योगदान से को कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन अगर हम मोदी सरकार के पिछले 5 साल देखें तो इन सब संस्थाओं को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, चाहे वो संसद हो, चाहे CBI हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ऑफिस हो। जो भी संस्थाएं हैं, रात के 12-12 बजे आप CBI के डायरेक्टर को बदल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको वापस उसकी बहाली करता है, आप 24 घंटे के अंदर उसको निकालने की कोशिश करते हैं। किसी संस्था में प्रधानमंत्री का विश्वास है ही नहीं, उनका विश्वास केवल अपने लोगों पर है। तो ये जो संस्थागत क्षय हुआ है इस देश में, इसके बारे में कुछ कहेंगे? पिछले 5 साल क्या विशेष रूप से इनका क्षय हुआ है? देखिए, बहुत से लोग कहते हैं आज के दिन, एक फैशनेबल बात है कि अंबेडकर जी ने हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन दी। सच्चाई ये है ऐतिहासिक कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बाकायदा एक कमेटी थी, उसमें बड़े बड़े नेता थे उस ज़माने के। उसमें बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, उनमें पंडित नेहरू भी थे, उनमें सरदार पटेल भी थे। बिल्कुल। और लेकिन एक बात का श्रेय जो पंडित नेहरू को जाता है कि भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पंडित जी ने कहा कि सबको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कोई श्रेय पंडित जी से नहीं ले जा सकता। आज के दिन 2014 के बाद, और मैं बीजेपी के स्पोक्समैन से बहुत विनती करके कहूँगा मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं एक बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ इसको बोल रहा हूँ कि जिस तरह इसका कैंपेन चला 2014 में और उसके बाद जब रिजल्ट्स आए तो उसको देखकर मेरा हृदय डोल गया। मैं सीधी बात कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत से एक भी मुस्लिम भाई इलेक्ट होकर नहीं आया। मायावती की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, 1 करोड़ से ज़्यादा वोट मिला। तो मैंने उस वक्त आकलन किया कि ये तो अपार्थाइड थ्रू बैलेट हो गया। वो अपार्थाइड थ्रू बैलेट जो कि सीधा सीधा प्रहार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे था, उसके लिए जो आबो हवा बनी वो किसने बनाई, किसने तैयार की? अपनी जीत के लिए एक इतने बड़े समुदाय को जो कि सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी मानता हूं जिसको इस देश में मैं, 18 करोड़ से 19 करोड़ लोग हैं, वो उनको एक भी नुमाइंदगी नहीं मिली। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं तो मैं देखिए इसी के कॉन्ट्रास्ट में सर, इसी के कॉन्ट्रास्ट में यूपी का रिजल्ट सर प्लीज, उसी के कॉन्ट्रास्ट में अटल बिहारी वाजपेयी जो कि कॉन्शियस थे इस कमी से, तो जब वो शाहनवाज हुसैन एक ही डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनके कार्यकाल में भी, तो मुझे व्यक्तिगत ज्ञान है कि वो कहते थे कि उनको एकदम उनकी सीट के पीछे बिठाते थे, लेकिन जब टेलीविजन पे डिबेट हो तो पता चले कि यूपी की हिंदी हार्टलैंड से एक डायरेक्टली चुना हुआ नुमाइंदा मुसलमान भाइयों का भी भारतीय जनता पार्टी में है। इस बात का जवाब आप मुझे दीजिए, और आज भी आप वही काम कर रहे हैं। आप कहते हैं सब, सुन लीजिए पूरी बात कीजिए, आप कहते हैं सबका साथ, सर एक मिनट, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुसलमानों को टिकट नहीं देते, कहते हैं आप बाहर बैठो, आपके एवज में विकास हम कर लेंगे। ठीक है, ये कोई लोकतंत्र है? समय समाप्त हो रहा है। आप जो कह रहे हैं कि यूपी में एक भी मुस्लिम हमारे वोटर नहीं है,
मैंने वोटर नहीं बोला। एमपी वो अलग बात है। आपका प्रत्याशी नहीं रहे, आपके प्रत्याशी ने एक मुसलमान इलेक्ट नहीं हुआ आपके प्रचार के कारण। हमारे 71 सीट जो मिले हैं यूपी से बगैर मुस्लिम वोट तो नहीं मिल सकता। लेकिन वोटर आप प्रत्याशी समय बिल्कुल समाप्त हो गया। अवधेश जी, अगला चुनाव क्या कांग्रेस के 55 साल के राज, जिसको ये 70 साल कहते हैं, उस पर लड़ा जाना चाहिए, उस पर वोट पड़ना चाहिए कि 5 साल के मोदी सरकार के परफॉर्मेंस के ऊपर? हम सरकार 5 साल के लिए चुन रहे हैं कि अगले 55 साल के लिए? अगर 55 साल के लिए चुन रहे हैं तो फिर पिछला 55 का हिसाब देखते हैं। 5 साल के लिए चुन रहे हैं तो उसमें किस चीज का आकलन होना चाहिए? नहीं, सरकार तो सरकार तो 5 साल के लिए ही चुनेंगे और 5 साल पर भी बात होगी, लेकिन 70 साल को भी माइनस नहीं करेंगे, उस पर भी बात होगी। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आपको, देखिए नेहरू जी के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, उनके इरादे पर मुझे कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जो कुछ मनुष्य के रूप में जो भूलें हुई वो उनसे भी हुई है, उसको स्वीकार करने में समस्या क्या है? मोदी जी से भी भूले हुई होंगी, नेहरू जी से भी भूले हुई होंगी, लेकिन नेहरू जी के प्रति देश कृतज्ञ है। मोदी जी, देखिए मोदी की मोदी की भूल की बात करना एंटी नेशनल। मोदी जी भूल का जब ठीक है। अच्छा देखिए समय समाप्त हो गया है। ये 70 साल की एक्सपायरी डेट आ चुकी है, उसके बारे में बात मत करिए, कोई फायदा होने वाला है नहीं। इतिहास के छात्र हैं तो जरूर करिए, लेकिन अगर मतदान करना है तो पिछले 5 साल के काम का आकलन कीजिए, उस पर वोट होना चाहिए। इसके साथ ही ये चर्चा आज समाप्त होती है। आप सबका बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।